बच्चों, आज हम कृतिका हिंदी में आपकी एक दूसरी बुक है, उसका नाम है कृतिका। उसका हम आज पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय तो वैसे उसमें जल प्रलय की ओर है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो दूसरा अध्याय है किताब के अनुसार दूसरा अध्याय है, परंतु आपको पढ़ाने के क्रम में पहला ही अध्याय है, मेरे संग की औरतें। जैसा कि इस पाठ का नाम ही है, मेरे संग की औरतें, यानी कुछ लेखक या लेखिका के साथ के लोगों के विषय में बात हो रही होगी। तो पहले थोड़ा सा हम लेखिका के विषय में जान लेते हैं। तो इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं पाठ को। तो हिंदी की समकालीन लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म सन 1838 में कलकत्ता में हुआ। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य किया तथा वर्ष 1974 में स्वतंत्र लेखन करने लगी। उनके उपन्यास एवं कहानियों में विविधता और नयापन है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं पर विचार प्रकट किया है। मृदुला गर्ग जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: धूप, चित्तकोबरा, कठगुलाब, रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, मिलजुल मन इत्यादि। इन्हें जो पुरस्कार मिले हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सुशोभित किया गया है। मृदुला गर्ग की भाषा में तीखा व्यंग था। उनका पुरुष प्रधान विरोधी दृष्टिकोण काफ़ी चर्चित और विवादास्पद रहा है। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। तो थोड़ा सा पाठ का जो शीर्षक है उसको समझ लेते हैं कि ये पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। ये मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व, स्वभाव, उनके रहन सहन, सभी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए लीक से हटकर जीवन को जिया। लीक माने होता है कि जैसे एक ही रास्ते पर चल जाना, परंतु वो परंपरागत जीवन यापन तो कर रही थी, परंतु लीक से हटकर भी कार्य कर रही थी। यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर वैचारिक रूप से यानी कि जीवन यापन करना, दोनों के बीच विरोधी संबंध नहीं है। यानी अपना जीवन भी सुचारू रूप से चलाना और एक बनी बनाई रूढ़िवादी से भी थोड़ा हटकर काम करना, ये विरोधी नहीं है। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। जैसा कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। यानी लेखिका अपनी नानी के विषय में सोचती है और उनकी स्मृति में जाती है और उनके विषय में बताती है कि मेरी एक नानी थी जिनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने सुन कर ही बहुत कुछ जान लिया था, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही इस संसार से विदा हो चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी थी। मतलब नानी दादी जो होती हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो लेखिका के भाग्य में नहीं रहा, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ ज़रूर लिखती है। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के विषय में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वह एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी यानी पर्दा में रहने वाली महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया था जो विलायती संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी कि एक लेखिका के नाना विलायती संस्कृति यानी अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, उससे ज़्यादा वो प्रभावित थे। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर पढ़कर आए थे। यानी जो लेखिका के नाना थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से
बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही ज़िंदगी जीते थे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वे अपने तरीके से ही जीवन यापन करती थी। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध भी नहीं किया, यानी नानी उनके पति नाना जी जैसे भी जीते थे उसका विरोध कभी नानी ने नहीं किया। नानी के मौत के करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल को बुलवा ली। अब नानी को बीमार थी और उन्हें लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, तो उन्होंने अपने पति से यानी नाना जी से कहकर क्रांतिकारी उस समय जो थे प्यारेलाल जी उनको बुलवाया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, मतलब जब उनको बुलवाया तो सब लोग सोचने लगे ऐसा क्यों किया, पर वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से ना करवाकर आज़ादी के सिपाही के साथ करवाना चाहती थी। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल जी शर्मा को सौंप दिया। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आज़ादी की भावना बहुत कूट कूट कर भरी थी, यानी कि वो अंग्रेजी चमक दमक से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। तो ये तो नानी की बात कर रही है लेखिका। अब अपने नाना जी की बात करना माँ की बात करते हुए आगे बताती है लेखिका कि उनकी माँ कैसी थी। तो लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे और होनहार व्यक्ति से हो जाता है जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था, यानी जो लेखिका के पिता थे वो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में सक्रिय थे, इसलिए उनको ICSC की परीक्षा में बैठने से रोका गया था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो उनसे बड़ी ही मुश्किल से संभलती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन तो था नहीं, पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत और साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित रहते थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार भी थी, यानी वो निष्पक्ष बात करती थी और दुनियादारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सिर्फ सलाह ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहले की बात तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरी वो दूसरों की बातें किसी दूसरे को नहीं बताती, गोपनीय रखती थी। घर के काम में भी उनको ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी, अरुचि थी उनकी। बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय जो था वो पढ़ने लिखने में व्यतीत हो जाता था। संगीत सुनती थी, साहित्य पर चर्चा करती थी। साहबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर बहुत अधिक विश्वास और श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था उनको। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे, यानी जो लेखिका के पिता थे वो जो माँ की कमी थी वो वही पूरी कर देते थे। अब आगे लेखिका कह रही है अपनी परदादी के विषय में बताती, मतलब दादी की भी जो सासू माँ थी तो उनके विषय में बात करना चाहती हैं। लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मानी थी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक लेखिका 5 बहनों के रूप में प्रकट हुई। परदादी के विषय में ये प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी बहुत सुनता था, जरूर सुन लेता था। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आता, अतः वह रहस्य बनकर रह गया। लेखिका की माँ जी
का प्रभाव इतना अधिक था कि एक चोर का भी हृदय उन्होंने परिवर्तित कर दिया। एक बार की वो घटना बताती हैं कि जब घर के सभी लोग घर के बाहर एक बारात में गए हुए थे तो लेखिका की माँ शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर आ गया, जिससे जो परदादी थी वो सोई हुई थी। तो उन्होंने पूछा कौन? तो चोर ने जवाब दिया जी मैं। माँ जी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा और उसने खाली लोटा उसे पकड़ा दिया। कुएं से पानी भर लाने के लिए भी उन्होंने कहा और उसे हिदायत दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर बांधियो और तरीके से पानी को छान लेना। यह सुनकर चोर घबरा गया। वह हक्का बक्का रह गया और वो घबरा कर पानी भरने चला गया। चोर कुएं से पानी लेकर आया। माँ ने आधा लोटा पानी पी लिया, यानी जो परदादी थी उन्होंने आधा लोटा पानी पी लिया और आधा चोर को पिला दिया। इसके बाद माँ बेटे का संबंध उससे बना लिया और कहा अब चाहे तू चोरी कर या खेती कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। ऐसी तो थी लेखिका की परदादी। अब लेखिका के घर का माहौल कैसा था, वातावरण कैसा था? लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। कोई किसी की चिट्ठी पत्री ना खोलता था ना पढ़ता था और ना कोई किसी से कुछ फालतू का पूछताछ करता था। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। आगे मैं दूसरे खंड में आपको इसका आधा आगे पढ़ाऊँगी।